क्या भूटान ने भारत का E20 पेट्रोल ठुकरा दिया है? क्या पड़ोसी देश ने भारत के एथेनॉल मिशन पर सवाल खड़े कर दिए हैं? या फिर पूरी कहानी कुछ और है? पिछले कुछ घंटों से सोशल मीडिया से लेकर कई मीडिया रिपोर्ट्स तक एक खबर तेजी से वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि भूटान ने भारत के E20 पेट्रोल लेने से इनकार कर दिए हैं। कहा गया है कि भूटान को भारत के पुराने फ्यूल स्टोरेज सिस्टम पर भरोसा नहीं है। यह भी दावा किया गया है कि इथेनॉल मिला पेट्रोल पहाड़ी इलाकों के लिए सुरक्षित नहीं है। देखते ही देखते ये खबर भारत के सबसे बड़े ग्रीन फ्यूल मिशन पर सवाल बन गई है। लेकिन कुछ ही घंटों बाद भारत सरकार ने खुद सामने आना पड़ा और सरकार ने साफ शब्दों में कहा ये पूरी खबर गलत है। नमस्कार, मैं हूं ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। आज हम केवल इस विवाद की बात नहीं करेंगे बल्कि समझेंगे कि आखिर E20 पेट्रोल क्या है, भारत इसे इतना बढ़ावा क्यों दे रहा है, भूटान को लेकर विवाद कैसे शुरू हुआ और अगर वास्तव में कोई देश E20 पेट्रोल लेने से मना करता है तो उसके पीछे वैज्ञानिक और तकनीकी कारण क्या हो सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ। दरअसल शनिवार को कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि भूटान ने भारत की तेल कंपनियों द्वारा E20 पेट्रोल सप्लाई करने का प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इन रिपोर्ट्स में कहा गया कि भूटान ने दो बड़ी चिंताएं जताई। पहली, भारत के कई फ्यूल स्टोरेज टैंक पुराने हैं और दूसरी, इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल पहाड़ी इलाकों और वहां इस्तेमाल होने वाले वाहनों के लिए पूरी तरह उपयुक्त नहीं माना जा रहा। कुछ रिपोर्ट्स में तो ये तक कहा गया कि भूटान ने भारत से अनुरोध किया है कि फिलहाल उसे सामान्य पेट्रोल यानी कि बिना एथेनॉल वाला पेट्रोल ही दिया जाए। इन खबरों के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे भारत की ग्रीन फ्यूल नीति की असफलता बताना शुरू कर दिया, लेकिन सरकार ने कुछ ही घंटों में इस पूरे विवाद को, इस पूरे दावे को खारिज कर दिया। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने एक्स पर आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि तेल विपणन कंपनियों ने यानी कि OMCC की ओर से भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव ही नहीं भेजा गया। मंत्रालय ने साफ कहा कि भूटान को लेकर जो भी दावे किए जा रहे हैं वो पूरी तरह गलत है। सरकार ने लोगों से अपील की कि केवल पेट्रोलियम मंत्रालय और अधिकृत तेल कंपनियों द्वारा जारी जानकारी पर ही भरोसा करें। यानी सरकार का कहना है कि ना कोई प्रस्ताव भेजा गया और ना ही भूटान ने उसे ठुकराया। लेकिन इसके बावजूद ये विवाद इतना बड़ा कैसे बन गया? यही सवाल अब सबसे अहम है, क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर देश में E20 पेट्रोल को लेकर नई बहस छेड़ दी। आखिर E20 पेट्रोल क्या है, इसे भारत में क्यों लागू किया जा रहा है, इससे आम लोगों, वाहनों और पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा और क्या इसके फायदे जितने बताए जा रहे हैं उतनी ही चुनौतियां भी मौजूद हैं। तो चलिए इसकी पड़ताल करते हैं आगे। जो कि सबसे बड़ा सवाल है, आखिर E20 पेट्रोल है क्या? बहुत से लोगों को लगता है कि ये कोई बिल्कुल नया ईंधन है, जबकि ऐसा नहीं है। E20 का मतलब है ऐसा पेट्रोल जिसमें 20% इथेनॉल और 80% सामान्य पेट्रोल मिलाया जाता है। इथेनॉल एक तरह का बायोफ्यूल है जिसे मुख्य रूप से गन्ने के रस, शीरे और मोलासिस, मक्का और दूसरे कृषि उत्पादों से तैयार किया जाता है। यानी ये पूरी तरह जीवाश्म ईंधन नहीं है बल्कि कृषि आधारित ईंधन है। भारत पिछले कई वर्षों से पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की नीति पर काम कर रहा है। पहले E5 लाया, फिर E10 और अब धीरे धीरे E20 की तरफ बढ़ रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि भारत आयातित कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करे और किसानों की आय बढ़ाने के साथ साथ पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचे। भारत दुनिया के सबसे बड़े कच्चे तेल आयातक देशों में शामिल है। देश अपनी जरूरत का करीब 85% कच्चा तेल विदेशों से ही खरीदता है। हर साल लाखों करोड़ों रुपए का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ तेल आयात पर खर्च होता है। ऐसे में अगर पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया जाता है तो पेट्रोल की खपत कम होगी और विदेशी तेल पर निर्भरता भी घटेगी, ऐसा सरकार कहती रहती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार इसे ऊर्जा सुरक्षा से जोड़कर देख रही है। अब सरकार का दावा है कि इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम की वजह से हजारों करोड़ों रुपए की विदेशी मुद्रा बचाई जा चुकी है और किसानों को भी अतिरिक्त आय का सोर्स मिला है। लेकिन हर तकनीक की तरह इसके भी कुछ सवाल हैं। सबसे पहला सवाल कि वाहन की क्षमता को लेकर उठता है। क्या हर गाड़ी E20 पेट्रोल पर चल सकती है? इसका जवाब है नहीं।
पुराने मॉडल की कई गाड़ियों को E20 के लिए डिजाइन नहीं किया गया था। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में अधिकांश वाहन कंपनियों ने E20 कंपैटिबल इंजन विकसित करना शुरू कर दिया है। सरकार ने भी वाहन निर्माताओं को इसके लिए समय दिया है ताकि गाड़ियां भी बिना किसी समस्या के E20 पर चल सकें। हालांकि जिन लोगों के पास काफी पुराने वाहन हैं, उनके लिए निर्माता कंपनी की सलाह महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब बात उस दावे की जिसमें कहा गया है कि इथेनॉल नमी सोख लेता है। ये बात वैज्ञानिक रूप से पूरी तरह गलत भी नहीं है। इथेनॉल में हाइग्रोस्कोपिक गुण होता है, यानी वो वातावरण से नमी को अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। यदि किसी स्टोरेज टैंक की गुणवत्ता खराब हो, उसमें पानी का रिसाव हो या लंबे समय तक रखरखाव ना किया जाए तो ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। लेकिन यही कारण है कि आधुनिक ईंधन भंडारण प्रणालियों में विदेश तकनीकों और उनके मानकों का पालन किया जाता है। यानी ये समस्या केवल इथेनॉल की नहीं है, बल्कि स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर की गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। यही वजह है कि कुछ विशेषज्ञ हमेशा कहते हैं कि यदि किसी देश में E20 या इससे अधिक इथेनॉल मिश्रित ईंधन लागू करना हो तो केवल पेट्रोल बदलने से काम नहीं चलेगा। पूरी सप्लाई चेन, स्टोरेज टैंक, पाइपलाइन, ट्रांसपोर्ट सिस्टम और पेट्रोल पंप के उपकरण भी उसी स्तर के होने चाहिए। यदि कहीं भी तकनीकी कमी होगी तो ईंधन की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। हालांकि भारत की सरकारी तेल कंपनियां लगातार अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने का दावा करती रहती हैं। अब सवाल ये भी है कि अगर सरकार कह रही है कि भूटान को कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया, तो फिर ये रिपोर्ट आई कहां से? दरअसल कुछ विदेशी और क्षेत्रीय मीडिया प्लेटफॉर्म्स में प्रकाशित रिपोर्ट्स के आधार पर ही चर्चा शुरू हुई। बाद में कई भारतीय मीडिया संस्थानों ने भी उन्हें रिपोर्ट्स का हवाला दिया। लेकिन जब मामला तेजी से वायरल हुआ तो पेट्रोलियम मंत्रालय ने आधिकारिक स्पष्टीकरण जारी कर दिया। इसका मतलब ये भी है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आधिकारिक पुष्टि से पहले किसी भी रिपोर्ट को अंतिम सच मान लेना सही नहीं होता। भूटान भारत का बेहद करीबी पड़ोसी है और रणनीतिक साझेदार भी है। ऊर्जा, व्यापार, सड़क संपर्क, बिजली और विकास परियोजनाओं में दोनों देशों के संबंध बेहद मजबूत हैं। भूटान अपनी अधिकांश पेट्रोलियम जरूरतों के लिए भारत पर निर्भर है। इसलिए अगर वास्तव में ईंधन आपूर्ति में कोई बड़ा बदलाव होता है तो उसकी आधिकारिक जानकारी दोनों देशों की ओर से सामने आती है। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या दुनिया के दूसरे देशों में भी E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन का इस्तेमाल है? जवाब है हाँ। ब्राजील इस मामले में दुनिया का सबसे बड़ा उदाहरण है। वहाँ कई दशकों से पेट्रोल में काफी अधिक मात्रा में इथेनॉल मिलाया जाता है। कई वाहन तो लगभग पूरी तरह इथेनॉल आधारित ईंधन पर भी चलते हैं। अमेरिका भी इथेनॉल ब्लेंडिंग करने वाले प्रमुख देशों में शामिल है। यानी ये कोई केवल भारत का प्रयोग नहीं है, बल्कि दुनिया के कई बड़े देशों में अपनाया जा चुका मॉडल है। हालांकि हर देश की परिस्थितियां अलग होती हैं। वहाँ की जलवायु, वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर, वाहन तकनीक और कृषि उत्पादन के आधार पर ब्लेंडिंग प्रतिशत तय किया जाता है। इसलिए किसी एक देश के अनुभव को दूसरे देश पर पूरी तरह लागू नहीं किया जा सकता। भारत के लिए E20 केवल पेट्रोल बदलने की योजना नहीं है, बल्कि ऊर्जा नीति का बड़ा हिस्सा है। इससे एक तरफ किसानों को गन्ना और मक्का जैसी फसलों का नया बाजार मिलता है, दूसरी तरफ तेल आयात कम करने का लक्ष्य भी जुड़ा हुआ है। लेकिन इसके साथ ये भी जरूरी है कि वाहन मालिकों को सही जानकारी मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत बनाया जाए और तकनीकी मानकों से कोई समझौता ना किया जाए। फिलहाल सबसे बड़ी बात यही है कि जिस खबर ने पूरे दिन सुर्खियां बटोरी, उसे खुद भारत सरकार ने तथ्यात्मक रूप से गलत बताया। यानी इस समय उपलब्ध आधिकारिक जानकारी के अनुसार न तो भारत ने भूटान को E20 पेट्रोल निर्यात करने का कोई प्रस्ताव भेजा है, न ही भूटान ने ऐसा कोई प्रस्ताव ठुकराया है। लेकिन इस पूरे विवाद ने एक बात जरूर साबित कर दी कि E20 को लेकर लोगों के मन में अभी भी कई सवाल हैं। आने वाले समय में जैसे जैसे देश पूरी तरह E20 की ओर बढ़ेगा, वैसे वैसे इन सवालों के जवाब भी उतने ही महत्वपूर्ण होते जाएंगे। यही वजह है कि किसी भी दावे पर भरोसा करने से पहले आधिकारिक जानकारी और वैज्ञानिक तथ्यों को समझना सबसे ज्यादा जरूरी है। इस एक्सप्लेनर में इतना ही, लेकिन E20 से जुड़ी और भी नई जानकारी अगर सामने आएंगी हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.